गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2। क्विक रिवीजन के लिए मैं चाहता हूं कोई भी डिप्लोमा लेवल एग्जाम हो या गेट के लिए आप रिवीजन कर रहे हो या गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो या किसी इंटरव्यू में जाना चाह रहे हो, ये एक चार्ट प्रिपेयर किया है मैंने। कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको मेमोराइज करने हैं। अगर आपको ये मेमोराइज करते हैं तो बेसिक जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, बेसिक डिप्लोमा लेवल के एग्जाम से बीएसएनएल टीटीए हो गया, यूजीसी नेट, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर लोएस्ट, कॉमन एमीटर मॉडरेट, कॉमन कलेक्टर हाईएस्ट, आउटपुट इंपीडेंस हाईएस्ट, मॉडरेट, लोएस्ट। इनको याद रखने का एक मेथड भी आपको साथ बता रहा हूँ कि इन चीजों को याद रखने का मेथड क्या है। इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस हमेशा अपोजिट होंगे, एक लोएस्ट है तो नेक्स्ट हाईएस्ट होगा। ऐसे ही करंट गेन और वोल्टेज गेन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पावर गेन का आपको कैसे ध्यान रखना है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के अप्रोक्सीमेशन के लिए है। मॉडरेट का हमेशा हाईएस्ट होगा, लोएस्ट हाईएस्ट का मॉडरेट या लोएस्ट होगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फेज शिफ्ट सिर्फ कॉमन एमीटर की 180 डिग्री है, बाकी दोनों की 0 है। बैंडविड्थ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज है इनपुट इंपीडेंस, इसका हाईएस्ट है, इसका लोएस्ट है। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस, तो इसका हाईएस्ट है तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस। ओके, ऐसे ही बाकी फैक्टर सारे के सारे आप इसके लिए याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, हमें कभी भी पूछा जा सकता है कि कॉमन एमीटर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, और इससे आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, पहले हम आगे समझेंगे गेट की जब तैयारी करेंगे, या मैं अभी इस लेक्चर के अंदर भी आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन आपको जो अल्टीमेटली एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये टेबल है। कैसे निकला, क्यों निकला, ये एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये रिजल्ट आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, नॉट पॉइंटिंग इन। किसी भी ट्रांजिस्टर को आप देख के बता सकते हैं कि ये एनपीएन है या पीएनपी। तो नॉट पॉइंटिंग इन यानी जिसका एरो है ये ट्रांजिस्टर के से बाहर जा रहा है, यानी पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो कॉमन बेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस टर्मिनल होता है वो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन के अंदर कॉमन होता है। तो इसको इस तरह से हम बाइस कर लेंगे एक्टिव रीजन के लिए। अब एक ये कॉमन कन्वेंशन है कि ऑलवेज एज्यूम ऑल करंट्स इनटू द ट्रांजिस्टर। आई करंट ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है, आईसी करंट ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है। तो ये नॉर्मल कन्वेंशन है, या आप जो भी कन्वेंशन लेते हैं आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्किट डायग्राम आपने देख लिया। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे इनपुट करंट और वोल्टेज के बीच के ग्राफ्स आते हैं। कॉमन बेस के लिए इनपुट के करंट क्या है हमारा आई, और वोल्टेज इनपुट सेक्शन के अंदर VEB। जो इसके हम ग्राफ एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करते हैं तो इसके जो ग्राफ है वो डायरेक्ट देखते हैं हम, सिमिलर टू डायोड आता है। डायोड का कर्व भी ऐसे होता है, कट इन वोल्टेज के बाद ये इंक्रीज करता है और ब्रेक डाउन वोल्टेज से ये नीचे रहता है। नेक्स्ट इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप क्या होता है हमारा y/x, I/V क्या है R, स्लोप इसका है 1/RI। RI क्या है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या बताते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बीच में प्लॉट होंगे हमारे आईसी कलेक्टर करंट एंड VCB के बीच में। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बहुत चीजें देख सकते हैं कि जो इसका करंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। तो जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इज बेसिकली कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जो इसमें मेन ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर एक्टिव रीजन कौन सा है, सैचुरेशन रीजन कौन सा है और कट ऑफ रीजन कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर ग्राफ है जिसके अंदर कांस्टेंट करंट रह रहा है, ये हमारा एक्टिव रीजन है। एक्टिव रीजन के लिए हमारी क्या कंडीशन मस्ट होती है कि हमारे दोनों जंक्शन एक्टिव बायस के लिए, जो फर्स्ट जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और जो सेकंड जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस होना चाहिए। अब अगर हम इसे देखें NPN, तो यानी ये जो कलेक्टर है ये N है, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जंक्शन रिवर्स बायस है। अब जैसे जैसे ये नेगेटिव करेंगे हम इसे,
ये जंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते ही हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ जाएगा। तो इसलिए जीरो के बाद यानी यहाँ पे पर्टिकुलर एक वीबी वोल्टेज आएगी और उसके नेगेटिव होने के बाद सैचुरेशन रीजन में आएगा। सैचुरेशन रीजन इसलिए इसके इस तरफ होगा। एक्टिव रीजन ये आप देख सकते हैं जहाँ पे करंट कांस्टेंट है और कट ऑफ के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ लीकेज करंट फ्लो करेगा। यानी जब IC = 0 होगा उसके नीचे का जो करंट है ये सारा सेक्शन आ रहा है ये हमारा कट ऑफ रीजन के अंदर आ जाएगा। अर्ली इफेक्ट क्या होता है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इस ग्राफ से आप क्या देख सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप क्या है 1/R0। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन करंट क्या है 0, चेंज इन वोल्टेज क्या है हमारा ज्यादा। तो आप आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा यहां से देख सकते हैं। तो आउटपुट इम्पीडेंस का हाईएस्ट है और इनपुट इम्पीडेंस इसका लोएस्ट है। ठीक है, ये दो चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस इज सिमिलर टू डायोड। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या चीज मेन है, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1/R0 ऑलमोस्ट 0 है, इसका रिवर्स इंफिनिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारा एमिटर टर्मिनल है वो हमारा कॉमन होगा इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन के बीच में। सेम आप डायमेंशन या सेम कन्वेंशंस लेके आप अपने सर्किट को ड्रा कर सकते हैं। ऑल इनपुट करंट्स टू द ट्रांजिस्टर पैड बाइसिंग कर सकते हैं इसकी एक्टिव रीजन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में मिलेंगे, बेस करंट एंड VEE। इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे सिमिलर टू डायोड हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब इसका स्लोप क्या होगा, I/V, जो कि किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। स्लोप इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके किस किस के बीच में मिलेंगे, आउटपुट करंट IC एंड VCE एट कांस्टेंट IB। अब इसके कर्व्स कुछ ऐसे आ रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, जो आपको चीजें याद रखनी है, इसके कर्व्स एज स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसे हमारे कॉमन बेस के थे ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसके कुछ एलिवेटेड कर्व्स हैं एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द मेन पॉइंट। अब ये कर्व क्या शो करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस। इसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन is less as compared to common base। अब हम अपनी टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। कॉमन एमिटर का आउटपुट इंपीडेंस इज लेस एज compared to आउटपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है वो है कैलकुलेशन ऑफ अर्ली वोल्टेज। ये बड़े एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। स्मॉल एग्जाम्स के अंदर ये नहीं आएगा तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये क्या कहता है कंसेप्ट, अगर हम इन जो लाइंस हमारे कर्व्स हैं इनको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे एक्स एक्सिस तक मिलाने के अंदर, तो जहां पे ये सब पॉइंट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम कहते हैं अर्ली वोल्टेज। अब अर्ली इफेक्ट क्या होता है ये हम कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, बट व्हाट इट इंडिकेट्स इज अर्ली वोल्टेज इज रिलेटेड विद द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इफ अर्ली वोल्टेज इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज लार्ज। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया था कई बार IAS एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, आपको कर्व्स गिवन होंगे A डिवाइस के लिए, B डिवाइस के लिए, C डिवाइस के लिए। आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द कर्व्स हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस। सो अब ये लाइन कर्व देखिए आप, अगर आप इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये काफी दूर जाके एक्स एक्सिस से यानी वोल्टेज एक्सिस से टकराएगी। एज कंपेयर टू B ये ज्यादा स्लांटेड है तो A से जल्दी टकरा जाएगी। एज कंपेयर टू B एंड A, C is more slanted and then it will meet when extrapolated easily। So हम कह सकते हैं कि जिसकी ज्यादा अर्ली वोल्टेज है यानी A का हमारा हाईएस्ट आउटपुट रेजिस्टेंस होगा, B का उससे कम और C का उससे कम। तो एक ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है अर्ली वोल्टेज के ऊपर।
इसी कारण से for CV transistor early voltage is infinity and this indicates extremely larger output resistance. तो अब आपको इतना सुनने के बाद याद रह गया होगा एग्जाम्स के लिए, स्मॉल एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉमन बेस का आउटपुट इम्पीडेंस द हाईएस्ट इम्पीडेंस, हाईएस्ट आउटपुट इम्पीडेंस होगा। नेक्स्ट हम कवर करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारा कलेक्टर टर्मिनल इज द कॉमन टर्मिनल। इन कॉमन कलेक्टर collector resistance must be zero and output voltage is taken across emitter resistance। अभी तक हम क्या कह रहे थे, अगर कलेक्टर के ऊपर एमीटर के ऊपर है तो एमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस की थ्रू अक्रॉस ले रहे थे, ऐसे कॉमन बेस के अंदर हम कलेक्टर के अक्रॉस ले रहे थे, बट कॉमन कलेक्टर के अंदर हम कलेक्टर रेजिस्टेंस को जीरो करके एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं। In plotting AC equivalent circuit, all DC voltages will be short circuited, hence collector is grounded and hence the name common collector। इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सिमिलर टू डायोड है, बट इसका स्लोप भी रेसिप्रोकल ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस देता है। अब ये कर्व ग्राफ इसके बीच में बनेगा IB एंड VBC। इट इज नॉट सिमिलर टू डायोड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद इसका कर्व आ रहा है, कटिंग वोल्टेज के ऊपर इसका शुरू नहीं हो रहा। आपने देखा होगा जो पहले दोनों कॉन्फ़िगरेशन थी कि कटिंग वोल्टेज से शुरू होती है, ब्रेकडाउन से पहले ही रह जाता था, तो इनका ब्रेकडाउन के बाद आ रहा है। नेक्स्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ड्रा होंगी हमारी IE एंड VEC के बीच में। इसके अंदर स्लोप वही रहेगा 1/RO आउटपुट रेजिस्टेंस, बट इसके कर्व और ज्यादा एलिवेटेड है, तो जितने ज्यादा एलिवेटेड होगा उतना कम हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। इसका आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट इंपीडेंस उससे भी कम है। इस तरह से आप आउटपुट रेजिस्टेंस ग्राफ से नोट कर सकते हैं, और ये कहां से आया ये आप देख सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं टेबल को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमेशा इनपुट रेजिस्टेंस इस टेबल को याद करने का मेथड, इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस हमेशा इन्वर्ट है मॉडरेट को छोड़ के, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन हमेशा एक दूसरे के इन्वर्ट है, पावर गेन कॉमन एमीटर का हाईएस्ट है, और इसी रीजन के कारण हमारा कॉमन एमीटर वाइडेस्ट यूज एम्पलीफायर है। फेज शिफ्ट इसके अंदर 180 डिग्री है, बाकी दोनों में 0 है। कुछ एप्लीकेशन जिनकी आप ये याद रख सकते हैं, जैसे कॉमन बेस के अंदर कांस्टेंट करंट सोर्स है, क्यों, क्योंकि इसकी जो करंट है बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा था। सेकंड, ये हमारा हाई इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस हाईएस्ट है और हमें पावर कंजप्शन कम करने के लिए इनपुट इंपीडेंस हाईएस्ट चाहिए होता है। ऐसे ही इंपीडेंस मैचिंग की तरह यूज कर सकते हैं इसको। तो कुछ ही कॉमन एग्जांपल्स आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका आपको पता ही है ये एम्पलीफायर है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, आल्सो कॉल्ड एज अर्ली इफेक्ट एंड इज आल्सो रिलेटेड एज पंच थ्रू और रीच थ्रू। तो ये क्या होता है? The process where the effective base width of the transistor is altered by varying the collector junction voltage is called base width modulation for early effect। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी इफेक्टिव बेस वोल्टेज है, अब एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, एक जंक्शन रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस के कारण जंक्शन के ऊपर जो डिप्लीशन लेयर बनती है उसकी विड्थ, मैंने आपको जब सैम्पलिंग डिवाइसेस बताए थे उसका मैंने आपको बताया था डोपिंग और बायसिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेस की डोपिंग कम है, जिस जगह पे डोपिंग कम होती है उसके अंदर ये ज्यादा पेनिट्रेट करती है, तो बायसिंग के कारण इफेक्टिव बेस विड्थ कुछ और हो जाती है। और इस प्रोसेस को जब हम बेस विड्थ को ऑल्टर करते हैं बाय वेरिंग सीबी वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन फॉर अर्ली इफेक्ट। In a transition, if collector junction is made more reverse bias, then the effective base width of transistor is reduced। क्योंकि जितनी ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज होगी उतना ज्यादा हमारा डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी और उससे हमारी बेस विड्थ कम होती चली जाएगी, क्योंकि सारी डिप्लीशन लेयर हमारी बेस के अंदर आएगी क्योंकि वो लेस लॉक है। बेस नायरिंग इज रेफर्स टू एज अर्ली इफेक्ट। अब इस अर्ली इफेक्ट के कारण क्या होता है, अब बेस के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन करंट फ्लो कर रहा था, अब अर्ली इफेक्ट होने से बेस विड्थ रिड्यूस होगी, रिड्यूस होने से चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन द बेस इज रिड्यूस्ड, हेंस रिकॉम्बिनेशन करंट डिक्रीजेस और द बेस करंट डिक्रीजेस। अब बेस करंट के डिक्रीज होने से क्या होगा, more charge carriers will be reaching the collector and hence collector current is increased। collector current increase अल्फा किस पे डिपेंड करता है, collector current पे, तो अल्फा हमारा इंक्रीज हो गया। बीटा किस पे डिपेंड करता है, collector current पे,
बीटा हमारा इंक्रीज हो गया, ट्रांजिट टाइम इज रिड्यूसेस एंड द ट्रांजिस्टर विल बिकम फास्टर इन ऑपरेशन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है नेट के अंदर और स्मॉल डिप्लोमा लेवल एग्जाम्स के अंदर और गेट के अंदर भी आ सकता है, ईएस में भी आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन ट्रांजिट टाइम पे इफेक्ट पड़ता है और डिवाइस हमारी फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव बेस विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर विल ऑफर अ रेजिस्टेंस दिस फॉर द फ्लो ऑफ सिग्नल एंड इसे आप छोड़ सकते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी केस में डील कर रहा है, इसे बड़े एग्जाम्स के केस के अंदर हम स्टडी करेंगे। The process where the effective base width of the transistor is reduced to zero by applying large collector junction voltage is called punch through। यानी जब हमारी effective base width जीरो हो जाती है CB की बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाने से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पंच थ्रू और रीच थ्रू इन केस द ट्रांजिस्टर इज डैमेज्ड। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अभी जो हमने ये पढ़े कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये हमारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से, और एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो एक अच्छे एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं वो नहीं दे पाता, जैसे कि हाई इनपुट इंपेडेंस, लो आउटपुट इंपेडेंस, लार्ज बैंडविड्थ, ये चीजें नहीं दे पाता। तो हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स यूज करने पड़ते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्टेड इन द कास्केड। ये बहुत सारे स्टेजेस को कास्केड में कनेक्ट करते हैं, वो आइडेंटिकल भी हो सकती है और अलग अलग पैरामीटर्स के साथ भी हो सकती है। अब जो फर्स्ट इनपुट स्टेज होती है इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई कॉमन मोड रिजेक्शन फॉर अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यानी फर्स्ट स्टेज का जो काम होता है एक हाई इनपुट रेजिस्टेंस देना होता है ताकि हमारी पावर कंजम्पशन कम हो सके, और एक हाई कॉमन मोड रिजेक्शन होता है ताकि जो हमारी नॉइज है वो कैंसिल आउट हो सके। नेक्स्ट, जो मिडिल स्टेज होती है वो यूजुअली वोल्टेज गेन प्रोवाइड करती है और डीसी लेवल को शिफ्ट करती है। जो नेक्स्ट लास्ट स्टेज होती है is to provide a low output resistance। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, ये मैंने कॉपी किया है आईआईटी की साइट से, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल स्टेजेस हैं और हर स्टेज की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC1 एंड FC2 है, तो उस पूरे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उनके लिए फॉर्मूला FC लो एंड FC हाई, ये आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूलाज को। तो यहाँ आप देखिए, जो ये है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज कर जाती है और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। इसके अंदर हमारी मतलब बैंडविड्थ डिक्रीज कर जाती है, तो ओवरऑल बैंडविड्थ हमारी ये होगी। नेक्स्ट, अगर ईच स्टेज इज डिफरेंट लोअर एंड अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तब क्या करना है हमें, द डोमिनेंट लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेज विद द हाईएस्ट, यानी जो लोअर के अंदर बेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसे लेना है। ऐसे ही जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो अपर के केस में लेनी है। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग। अब हम अपने एम्पलीफायर्स के अंदर जब अलग अलग स्टेजेस को कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग कपलिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप की कपलिंग होती है, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड डायरेक्ट कपलिंग। अब इन तीनों के क्या क्या रिस्पांस है, इस टेबल को आप मेमोराइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम के अंदर कपलिंग करने की जरूरत नहीं है। आरसी कपलिंग के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के अंदर एक्सीलरेटेड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज, ट्रांसफर कपलिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पूरा हो जाता है और डायरेक्ट कपलिंग के अंदर हमारा बेस्ट होता है। बट कॉस्ट की बात करें आरसी कपलिंग की कम होती है, ट्रांसफर कपलिंग की ज्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है। ऐसे ही स्पेस एंड वेट की बात करें तो ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंपेडेंस मैचिंग हालांकि ट्रांसफर कपलिंग की सबसे बेस्ट होती है लेकिन डायरेक्ट कपलिंग की भी कम नहीं होती। अब इन सबके अलग अलग एप्लीकेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। आरसी कपलिंग हम यूज करते हैं जब हमें वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन करती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग हम यूज करते हैं पावर एम्प्लीफिकेशन के लिए, और डायरेक्ट कपलिंग एम्प्लीफाइंग एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इसे ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कपलिंग, ट्रांसफार्मर हमेशा हाई पावर है जैसे हम देखते हैं, हाई पावर है तो पावर एम्प्लीफिकेशन सिर्फ याद रखने का मेथड बता रहा हूँ। डायरेक्ट कपलिंग है, सपोज अगर हम कैपेसिटर लगा लेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी हट जाएगी, इसलिए ये डायरेक्ट कपलिंग के अंदर यूज होगी लो फ्रीक्वेंसी, और आरसी कपलिंग हमारी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है वो यूज है और इम्पीडेंस मैचिंग एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये 3 मेन पॉइंट है। पोस्ट एंड स्पेस एंड वेट को आप छोड़ सकते हो, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलेटरी पावर सप्लाई। अब जितने भी हमारे डिप्लोमा लेवल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन
एंड उसकी वैल्यूज एंड रिपल फैक्टर की वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो सिंगल फेज के लिए सिर्फ पूछी जाती है, 3 फेज के लिए आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो आपके पास 3 टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो इनके नंबर ऑफ डायोड्स आपको याद रखने हैं, सेकेंडरी वोल्टेज आपको याद रखनी है, पीक इनवर्स वोल्टेज याद रखनी है एंड रिपल फैक्टर आपको याद रखना है। अगर आप इसे ढंग से स्टडी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही टाइप ऑफ फिल्टर के अंदर अगर आप रिपल फैक्टर का फॉर्मूला याद रख सकें और नो लोड के ऊपर VDC याद रख सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसकी भी पी वाई हर चीज में कांस्टेंट है 2Vm, ये तो आपको याद रह ही जाएगी। तो इसके अंदर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी मेमोरी पावर के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। इससे ऊपर आपसे कोई वहाँ पे रेक्टिफिकेशन की वेवफॉर्म नहीं पूछने वाला एग्जाम में, आपसे कोई रेक्टिफिकेशन की वर्किंग नहीं पूछने वाला, आपसे कोई रेक्टिफिकेशन का सर्किट डायग्राम नहीं पूछने वाला। अल्टीमेटली जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज, आप उसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं। रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सिंगल फेज के लिए क्या होती है उसे आप याद रख सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे कोई भी एग्जाम में डिप्लोमा लेवल और गेट 1 में क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछने वाला है। अब बात आती है गेट की। जब हम गेट की तैयारी करेंगे, या मैं इस वीडियो के नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, जब हम गेट की तैयारी करेंगे तो इनकी एक्सप्लेनेशन हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कई बार कंसेप्ट हमारे काम आ जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपीरियंस। थैंक यू।